तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में हमें न्यूमेरिकल्स भी मिलने हैं, थ्योरी भी पार्ट मिलना है, बल्कियर चैप्टर है, खूब सारे प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम्पल्स भी हैं, इंटेक्स भी हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसे शुरू से लगाते रहें तो बेहतर आप एक रिदम पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्शन चैप्टर सॉल्यूशन का इसीलिए किया गया है कि आप थ्योरी और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में सबसे पहला वर्ड ये क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। तो क्या है कि चैप्टर ख़त्म होते होते आप ना समझें, पहले ही दिन समझें और इसे याद रखें कि हम क्या डील कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सर ये होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, वहाँ चलते हैं। जैसे एक कंपोनेंट आपने लिया और उसे बल्क में मेजर क्वांटिटी में लिया और इसमें आपने डिसॉल्व किया दूसरा कंपोनेंट थ्रू डिफ्यूज़न। दूसरा कंपोनेंट आपका पहले कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न के हिसाब से, इसके रिडक्शन ऑफ साइज के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस। मतलब अगर आपने एग्जांपल के तौर पे ले लिया वाटर और उसमें आपने ऐड किया शुगर। अब शुगर के मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, तो हर लेयर में अगर उसके 4 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं यानी शुगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें, वाटर में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फैशन में या यूनिफॉर्म पैटर्न में अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है इसे होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो पार्टिकल साइज है जो घुल रहा होता है उसके पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनके पार्टिकल साइज में रिडक्शन 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाता है। तीसरी चीज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी हर लेयर में यूनिफॉर्म होगा। अगर आपने इसको डिवाइड किया आपने 2 इक्वल हाफ में, अगर ये 200 ml था तो आपने 2 सैंपल बनाए जिसमें एक में 100 ml है और दूसरे में भी 100 ml है। इन दोनों सॉल्यूशंस में अगर ये होमोजेनस मिक्सचर होगा तो इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी और इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी सेम होगी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। व्हेन वन कंपोनेंट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अनदर कंपोनेंट, दिस मिक्सचर इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशंस किस टाइप के मिक्सचर हैं, होमोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर में सॉल्यूशन के अलावा दूसरी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में बताया था कि बच्चों हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं वो कोलाइड्स और सस्पेंशन टाइप के होते हैं जिसमें एक कंपोनेंट दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। साथ ही साथ उसमें पार्टिकल साइज भी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होते हैं या मोर देन 1000 नैनोमीटर होते हैं। और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कई बार डर ये रहता है कि स्टेबल रहेंगे नहीं, सेटल डाउन तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन सोल्यूशन के साथ दे आर क्वाइट स्टेबल नहीं, दे आर मैक्सिमम स्टेबल। यानी जितने भी तरीके के मिक्सचर आप तैयार करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको कौन मिलते हैं, सोल्यूशन। सो सोल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। और इस चैप्टर में हम बाइनरी मिक्सचर्स पढ़ेंगे, यानी एक ऐसा सोल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें केवल 2 ही कंपोनेंट रहेंगे। सो बाइनरी मिक्सचर्स 2 कंपोनेंट, और इन 2 कंपोनेंट्स में एक की पहचान, एक का नाम सॉल्यूट है और दूसरा है सॉल्वेंट। यानी अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आया टू डिफाइन सॉल्यूशन तो आप केवल इतना बता दें कि सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। एग्जाम्पल बता दें वहीं पे आप, एग्जाम्पल जैसे अगर आपने शुगर या सॉल्ट को किस में मिक्स किया, वाटर में, तो आपके पास तैयार चीज़ क्या है, शुगर सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में क्वेरी आ रही है सर किसे सॉल्यूट कहना है किसे सॉल्वेंट कहना है,
तो उसके लिए द थिंग विच इज गेटिंग डिजॉल्व, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज गेटिंग डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्यूट। तो जो घुल रहा होता है उसे आप सॉल्यूट कहते हो। एंड जनरली अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि केवल आप जब इस चैप्टर में आप जो डील करेंगे वो सारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे। अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी ली जाती है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी ली जाती है, और बहुत लार्ज अमाउंट में लिया जाता है उसके कंपैरिजन में कौन, सॉल्वेंट। तो जनरली जो लार्ज क्वांटिटी में हो, मेजर क्वांटिटी में हो, उसे आप सॉल्वेंट कहते हैं। और वो कंपोनेंट जो अपने स्पेस प्रोवाइड करता है दूसरे कंपोनेंट को कि वो डिसॉल्व हो जाए, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करता है कि आके सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए। तो अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज जनरली प्रेजेंट इन मेजर क्वांटिटी। मैं जनरली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बच्चों क्योंकि ये चीजें अपोज करती हैं या कॉन्ट्राय हैं एक वर्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन केस में। जब आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पढ़ेंगे तो उस केस में क्या होता है कि कई बार सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की उतनी ही क्वांटिटी होती है जितना उस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। एग्जांपल जैसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का अगर समझें तो जैसे लिखा हुआ है 68% नाइट्रिक एसिड। इसका मीन ये कि यहाँ पे केवल 32 ग्राम लिया गया है वाटर, जो कैपेबल है या सुटेबल है या ऑप्टिमम है इस 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए। तो इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही सॉल्वेंट कम होता है किससे, सॉल्यूट से। ठीक है, बाकी केसेस में आप क्या पा रहे हो कि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो जिस कंपोनेंट को और दूसरे कंपोनेंट को उसमें डिसॉल्व करते हो, वही कहलाता है सॉल्वेंट। The solvent, a component of solution which is generally present in major quantity, is used to dissolve other component। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, solvent। और solute क्या है, the component of solution which is getting dissolved generally present in minor quantity और small quantity। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहला डिफरेंस समझ रहे हो कि अगर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछा जाएगा तो इसके बाद चलते हैं और फर्दर क्लासिफिकेशन में। आप एक जनरल आप इंट्रोडक्शन जाने रहे, सोल्यूशंस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कैसे होंगे, डाइल्यूट। तो पहले चीज़ कि वो बाइनरी मिक्सचर पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें दो ही कंपोनेंट पढ़ेंगे, दो से ज़्यादा नहीं कि एक ही सॉल्वेंट में कई चीज़ें हमने डिसॉल्व कर दी, ऐसा नहीं मिलने वाला हमें चैप्टर में। एक सॉल्वेंट होगा जो जनरली मेजर या है ना लार्ज क्वांटिटी में होगा, और सॉल्यूट जो डिसॉल्व कर रहे होगे वो छोटी क्वांटिटी में। अगर पढ़ते समय अगर आपको जल्दी प्रेडिक्ट करना हो कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो जहां आप सेंटेंस में इनके बाद कोई चीज़ देखते हो, जैसे शुगर इन वाटर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व इन नाइट्रोजन गैस, सो इनके बाद जो सबस्टेंस आ रहा है वो सॉल्वेंट है। जिसे पहले आपने पढ़ा, जिसे डिसॉल्व किया जा रहा है एसेंस में, तो उसे आप सॉल्यूट कहेंगे। इन्हें पहचानना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे तो गिवन किसका मास है, क्या मोलर मास है, किसका केवल मास लेना है, केवल है ना किसके मोल्स निकालने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सॉल्यूट है और कौन सी चीज़ सॉल्वेंट है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन मैं आपको बता रहा था, तो डाइल्यूट सोल्यूशंस क्या हैं, जिनमें अ सोल्यूशन इन विच वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट present in comparison to solvent। concentrated solution क्या है, those solution in which solvent is available in that much quantity which is suitable to dissolve whole solute। concentrated solution are those solution in which solvent is present in that much quantity which is suitable to dissolve whole solute। तो केवल उतना ही सॉल्वेंट अवेलेबल हो जितना पूरा सॉल्यूट को क्या कर सके, डिसॉल्व। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पहले क्लासिफिकेशन में चलते हैं, वो क्लासिफिकेशन जिसमें सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉल्वेंट के ऊपर पड़ती है, यानी वो किस फिजिकल स्टेट में है उसके है ना बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हैं जब सॉल्यूशन को। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला
एक हो गया गैसियस सॉल्यूशन। यानी जैसे ये नाम आप देख रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसका ये मतलब कि आप सॉल्वेंट की हमेशा स्टेट क्या पाएंगे, गैस। यानी यहाँ पे अगर मैं सॉल्वेंट की स्टेट की बात करूँ, ठीक है, और सॉल्यूट की, तो यहाँ पे कौन डिफर कर सकता है, सॉल्यूट। लेकिन हर बार सॉल्वेंट की स्टेट क्या होगी, गैस, गैस और गैस। अब आप इसमें मिक्स क्या कर सकते हैं, तो ये एनसीईआरटी में जो आपको टेबल बनी है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 मार्क क्वेश्चन इसमें आए हैं। एग्जाम्पल्स दे के आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछा है या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस में एग्जाम्पल पूछा है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इस टेबल को। पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों बार मैंने क्या लिखा हुआ है, गैस, गैस, गैस। कहने का मतलब हमेशा सॉल्वेंट किस स्टेट में है, अभी गैस में, तो इस गैस इस स्टेट में होने के कारण इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूट ऑफ गैस भी ऐड कर सकते हैं, लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं और सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि गैस आपकी गैस में डिज़ोल्व हो रही है, लिक्विड डिज़ोल्व हो रहा है किसमें, गैस में, और सॉलिड डिज़ोल्व हो रहा है गैस में। तो क्या आप नहीं बदल रहे हैं बार बार, आपने सॉल्वेंट की स्टेट नहीं बदली है, तो ये कौन से सॉल्यूशन कहलाएंगे, गैसियस सॉल्यूशंस। अब इसमें जैसे एग्जांपल आप देखें तो आपने पढ़ा हो जब हम कोलाइड्स को क्लासीफाई कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारी टेबल में गैस इन गैस टाइप का कोई कोलाइड नहीं मिला था, क्योंकि गैसेस इतने ज़्यादा स्पेसियस होते हैं कि दूसरी गैस आके ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है। तो वैसे भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के साइज़ बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो हमेशा गैस और गैस एक दूसरे के साथ होमोजीनियसली ही मिक्स होती हैं, यूनिफॉर्मली ही मिक्स होती हैं। तो गैस इन गैस का एग्जाम्पल आपकी एयर बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। आपको पता है कि अगर इन 4 चीज़ों को हटा दिया जाए तो हमेशा होमोजेनस मिक्सचर तैयार रहता है। वहाँ भी आपको बताया गया था डर्ट, डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर को रिमूव करिए आप एयर से, तो बाकी बची हुई चीज़ें कौन कौन सी थी, आपको पता है कि मेजर कंपोनेंट कौन है, नाइट्रोजन। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशंस में जितने भी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं वो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, ये फिजिकल स्टेट में देख रहे हो आप। तो यानी ये एक दूसरे से फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू जुड़ेंगे, वांडर वाल फोर्सेस के थ्रू जुड़ेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन वो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप जनरली ये पाएंगे कि जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हों आपकी टेबल में या मैं लिखूंगा, तो आप देखोगे कि हर बार नाइट्रोजन गैस या कोई इनर्ट गैस ही क्यों यूज़ की जा रही है। तो उसका रीज़न कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही गैसेस हैं और ये दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ होमोजेनसली मिक्स हो जा रही हैं और एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही। तो जो आपका माइनर क्वांटिटी में है या स्मॉल क्वांटिटी में हुआ ऑक्सीजन, जैसे आपके एयर के कंपोजिशन में आपको पता है अबाउट 21% आपकी ऑक्सीजन है, ये 78% है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में है और मेजर जो अवेलेबल हो रहा है जिसके अंदर डिफ्यूज़ हो रही है ऑक्सीजन, वो कौन है, नाइट्रोजन। ये दोनों एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये होमोजेनसली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। लिक्विड को अगर आप गैस में डाल रहे हो तो ये भी गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म लिया आपने, उसे आपने नाइट्रोजन में डिसॉल्व कर दिया। फिर इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, फिजिकल इंटरेक्शन होते हैं और ये डिसॉल्व हो जाते हैं होमोजेनियसली। सॉलिड आपको याद हो कैम्फर सबलाइम होता है और इसे भी आपने नाइट्रोजन में डाला, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, गैसियस सॉल्यूशन का। तो सॉलिड इन गैस। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपने पहला नाम सुना गैसियस सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस में। समझ ये लें कि हर बार आपको सॉल्वेंट की जो स्टेट दिखेगी उसी बेसिस पे आप क्लासीफाई करेंगे सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पे मुझे हर बार लिक्विड स्टेट में दिख रहा है सॉल्वेंट, इसलिए ये सॉल्यूशंस
तीनों तरीके के क्या कहलाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। इनमें आपका सॉल्यूट किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जो मेजर क्वांटिटी में है, बल्क में लिया गया है, लार्ज क्वांटिटी में लिया गया है, उसकी स्टेट हमेशा क्या रहेगी, लिक्विड। और बच्चों इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आप डील करने वाले हो इसी तरीके के सोल्यूशन को। इस तरीके के सॉल्यूशंस के लिए ही आप सारे लॉज पढ़ोगे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हेनरीज लॉ जो कि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए रहेगा, राउट्स लॉ जो कि लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड दोनों तरीके के सॉल्यूशंस के लिए रहेगा। एक सबसे ज़रूरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस चैप्टर का मिलेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जिनमें सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उनमें आप सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ोगे आप। तो ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस पे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉल्यूट आपको ऐड करना पड़ेगा जो कि सॉलिड होगा, और किस में ऐड करना पड़ेगा, लिक्विड में। तो अगर आपको याद आए, ठीक है, कि कुछ पॉइंट्स आपको बाद में कवर करने हैं तो इम्पॉर्टेंट है, उन्हें लिखे रहिएगा, हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इनके एग्जांपल समझते हैं। जैसे किसी गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है, आप सभी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या एक्वाटिक लाइफ के बारे में जानते हैं, वो इसीलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं वाटर के अंदर क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन उन्हें मिल रही है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इन वाटर, तो सारी एक्वाटिक लाइफ इसीलिए सर्वाइव कर पा रही है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। लिक्विड इन लिक्विड के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं अपने पास, लेकिन दो मिसिबल लिक्विड्स लेने हैं आपको, इमिसिबल नहीं। तो मिसिबल लिक्विड्स में जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है, एथेनॉल आप किस में मिक्स कर दें, वाटर में, या आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को एक दूसरे में मिक्स करिए। जैसे आप पेट्रोल को डीजल में डाल रहे हैं, कैरोसिन को डीजल में डाल रहे हैं, ये सभी मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो ये होमोजेनियसली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो ये लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। सॉलिड इन लिक्विड में अभी आपने जैसे देखा कि आपने शुगर या सॉल्ट को किस में डाल दिया, ग्लूकोज को डाल दिया किस में, वाटर में। तो वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। और ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, गैस, लिक्विड या सॉलिड, ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की स्टेट पे ही क्लासीफाई होते हैं सॉल्यूशंस। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये लिक्विड सॉल्यूशन। अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में। सॉलिड सॉल्यूशन में पहले सॉलिड ही फिजिकली आपको अवेलेबल मिलेगा लार्ज क्वांटिटी में, ये सॉल्वेंट कहलाएगा। अब उसमें आप सॉल्यूट क्या डाल रहे हैं, उस हिसाब से आपका सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होगा। गैस इन सॉलिड का बहुत अच्छा एग्जांपल है। हाइड्रोजन गैस को आप डिसॉल्व कर दीजिए पैलेडियम, प्लैटिनम या किसी भी ट्रांजिशन मेटल में जो कि हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए जानी जाती हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन मेटल्स के अंदर। ठीक है, दूसरा लिक्विड इन सॉलिड, तो आप लोगों ने अलॉयज सुने होंगे। अमलगम जो अलॉयज होते हैं वो किसके होते हैं, मरकरी के। तो मरकरी को आप किस में, सोडियम मेटल में या जिंक मेटल के साथ मिक्स करिए। तो लिक्विड को आप किस में मिक्स कर रहे हो, सॉलिड में। और लास्टली अलॉयज जितने भी होते हैं उन सब की एक कॉमन डेफिनेशन आपने 9 से सुनी है, अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सो अलॉय में 2 या 2 से अधिक मेटल्स हो सकती हैं या नॉन मेटल्स हो सकती हैं। तो जैसे आपने कॉपर को गोल्ड में डिसॉल्व कर दिया, तो ये आपका क्या है, अलॉय या होमोजेनियस मिक्सचर। सो पहला क्लासिफिकेशन जो हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है, टेबुलेट फॉर्म में है, उसे आपने सीखा, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ गैस मतलब सोल्यूशन आपने देखे, गैसियस, सॉलिड, लिक्विड। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की उनकी बात करते हैं जो है ना पढ़ते पढ़ते हमको आगे मिलेंगे। एक है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक होते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उनमें आपने मैक्सिमम घोल दी है क्या, सॉल्यूट की क्वांटिटी। यानी अगर आपने एक सॉल्वेंट लेके गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट को फिक्स लिया अगर आपने, और उसमें घोलते गए सॉल्यूट इतना ज़्यादा घोल दिया आपने कि अब आपका फर्दर नया सॉल्यूट नहीं घुल रहा है। यानी
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और क्वांटिटी सॉल्यूट की ऐड ना की जा सके या डिसॉल्व नहीं की जा सके। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी फर्दर डिसॉल्व इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी फर्दर डिसॉल्व, यानी उसने मैक्सिमम डिसॉल्व कर लिया है, फर्दर अब आप क्वांटिटी आप ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और नीचे जाके सॉल्यूट डिपॉजिट होगा, कुछ सॉल्यूट फिर अंदर घुलता रहेगा। यानी आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करने पे सॉल्यूशन फॉर्म हो और इस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, यानी दोनों डायरेक्शन पे चलने लगे, यानी एक प्रोसेस जिसे हम डिसोल्यूशन कह रहे हैं, यानी घुलने की वो जो टेंडेंसी सॉल्यूट की, और दूसरा फर्दर क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉलिड अगर आपने घोला है तो वो घुलेगा भी, ठीक है, और कुछ घुला हुआ सॉल्यूट बाहर आ जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो इक्विलिब्रियम अटेन करता है वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद आती है बात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जो सबसे ज़्यादा हम डील करेंगे, चाहे वो चैप्टर की बात हो रही हो और चाहे हम अपनी डेली लाइफ की बात करें। सबसे ज़्यादा अगर हम डील कर रहे होते हैं तो किससे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से। यानी आपने थोड़ी क्वांटिटी सॉल्यूट की ऐड कर दी है, फिर आपको और फर्दर रिक्वायर्ड है कि नीडेड है कि और थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लूँ, तो आपने फिर डाला सॉल्यूट और वो डिज़ोल्व हो गया। तो आपने केस 1 में अगर सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी ली थी, 10 ग्राम ऐड किया था आपने वाटर में, तो NaCl जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड आपने ऐड किया 10 ग्राम, ठीक है, और भी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है तो केस 1 बनाया, यानी ये पहले से ही घुला हुआ है 10 ग्राम, और ऐड किया आपने 5 ग्राम, वो भी डिज़ोल्व हो गया। तो ये केस 2 वाला भी अभी भी क्या हो सकता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो था ही क्योंकि और क्वांटिटी ऐड हो गई। अगर और भी पॉसिबिलिटी है कि डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट, तो कंफर्म हो गया कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और इसके बाद केस 2 में और मैं डिसॉल्व करना चाहूँ, यानी इसके बाद केस 2 के बाद केस 3 में शिफ्ट करना चाहूँ, अगर और क्वांटिटी ऐड करने पे डिसॉल्व हो गई तो ये भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सो a solution in which some more quantity of solute can be dissolved। और अगर आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का डिफरेंस समझ लिया हो कि सैचुरेटेड वो सोल्यूशन है जो गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम घोले रहते हैं अपने अंदर सॉल्यूट, और क्वांटिटी आप नहीं घोल सकते हो, ठीक है, उस गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट की क्वांटिटी जब फिक्स आपने ली थी। अ सोल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी फर्दर डिसॉल्व at a given temperature for a fixed quantity of solvent, ये कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब आप और भी ऐड कर सको और भी डिसॉल्व कर सको, डिसॉल्व करते जाओ, अभी डिसॉल्व हो रहा है, तो जब तक वो मैक्सिमम लिमिट नहीं पाएगा तब तक उसके पहले तक बनता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो अगर आपने एक सॉल्यूशन देखा NaCl का, क्वांटिटी मैं नहीं कह रहा हूँ, NaCl का वाटर में सॉल्यूशन, और दूसरी बार आपने देखा कि यहाँ भी NaCl का ही सॉल्यूशन है, किसमें? वाटर में, और आपने अपनी तरफ से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया था। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने पता है कि आपको कि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, तो यानी NaCl इसमें मैक्सिमम घुला था, ठीक है, गिवन टेम्परेचर। फिर आपने सर्टेन फैक्टर्स चेंज किए। आपने पिछले साल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ली-चैटलियर प्रिंसिपल सुना था, यानी सर्टेन अगर फैक्टर्स बदले जाएं, वो कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में भी जा सकता है, बैकवर्ड में भी जा सकता है, उसके सारे पैरामीटर्स आपने पिछले साल पढ़े। मैंने कहा इतना सारा ना डिटेल जान के, हमको इतना जानना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद अगर उस सॉल्यूशन में कुछ क्राइटेरिया बदल दिए गए, कुछ पैरामीटर्स चेंज कर दिए गए, और फिर दूसरा जो सॉल्यूशन तैयार है उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर ज़्यादा, तो उसे नाम दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन विच हैव मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसमें सॉल्यूट की एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर और कैसे घोल पाएंगे, तो आप लीच एटलियर प्रिंसिपल क्लास 11th का, ठीक है, उसे पढ़ें कि इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना हो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में तो हमें कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ केवल आपको डेफिनेशन अभी समझनी है। 3 तरीके के आपको सॉल्यूशंस और मिले, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड क्या है, जो जनरली फॉर्म हो रहे हैं, यानी थोड़ी क्वांटिटी आपने सॉल्यूट की ऐड कर दी, आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि और सॉल्यूट घोल सकते हो और घोल सकते हो और घोल सकते हो। तो जब तक घोल सकते हो आप उस सॉल्यूशन में, तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड। फिर आपने घोलते घोलते उस गिवन टेम्परेचर पे घोलते घोलते इतना घोल दिया मैक्सिमम, क्योंकि फिक्स टेम्परेचर है, फिक्स क्वांटिटी है सॉल्वेंट की, तो उसमें जितना मैक्सिमम घुल जाएगा एक बार में, ठीक है, वो सैचुरेटेड कहलाएगा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होता है। उसके बाद फिर पैरामीटर्स आप चेंज करिए, इंडोथर्मिक है डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक है डिसोल्यूशन, यानी ढेर सारे आपके पास पैरामीटर्स, उन्हें अगर आप चेंज करके और भी क्वांटिटी आप उसी टेम्परेचर के बाद कंपैरिजन के लिए आपने नया सोल्यूशन तैयार कर लिया है सुपर सैचुरेटेड। आप खास ध्यान दीजिए इन दोनों पे। सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड अगर उतना आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको एक लाइन में याद रखने की कोशिश करिए कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन लीच एटलियर प्रिंसिपल के बेसिस में बनाए जाते हैं, और किसी एक गिवन टेम्परेचर पे अगर कंपैरिजन किया जाए दो सॉल्यूशंस को, एक सैचुरेटेड को और सुपर सैचुरेटेड को, तो सुपर सैचुरेटेड में ज़्यादा क्वांटिटी होगी किसकी, सॉल्यूट की। ठीक है, चलते हैं। 2 टाइप के आप सॉल्यूशन और सुन चुके हैं, जिनका नाम था डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, जिन्हें और फर्दर डिटेल करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीकों में। हम सबको मालूम है कि हमने क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में, उसमें कई नए नाम आए थे जो हमारे लिए नए तो थे, लेकिन मोल कंसेप्ट से जैसे ही हम जुड़े तो वो सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हो गए। इस साल भी इस चैप्टर में वो शुरुआत में आपको मिलेंगे, जैसे मास परसेंटेज आपको मिलेगा, वेट बाई वेट, मास परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, उसके बाद आपका वेट बाई वॉल्यूम भी है, फिर पीपीएम आएगा, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो में आपको वो सबसे ज़रूरी 3 टर्म जो आपके सामने आएंगी, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, उन्हें आप समझ लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टर्म मोलैलिटी। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए आया कि मोलैलिटी क्या है और इसका क्या यूज़ है, वो तो आप समझें कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़फुल टर्म मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन ही है, क्योंकि ये किसी भी कंसेप्ट से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इन्हें आप निगलेक्ट करके, है ना, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी इन्हें सीखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कई तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, उनमें से एक तरीका सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का क्या है, मोलैलिटी। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स डिजॉल्व हैं किसके, सॉल्यूट के, वो कहलाती है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप वो नहीं समझ में आया तो ऐसा समझें कि आपने 1 kg ऑफ वाटर लिया है, इसमें आपने ऐड किया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई सा भी बाइनरी मिक्सचर लेना है, तो कोई एक सॉल्यूट आपने इसमें ऐड किया, वो डिजॉल्व होने लगा। अब मुझे मोलैलिटी पता करनी है, जैसे मैंने इसको कह दिया 3m NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो इतना कहने का मीन क्या निकल के आएगा ये समझिए। इसका मीन ये है कि 3 मोल्स हैं सोडियम क्लोराइड के 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, वाटर में। अगर इसे फिर नहीं समझते हैं तो इस तरह समझें कि आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट से, और सॉल्वेंट का जो मास है वो हमेशा आपको काहे में लेना है, किलोग्राम्स में। तो ये आपकी जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो सॉल्यूशन की कहलाएगी क्या, मोलैलिटी। फिर से
1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं वो उस सोल्यूशन का मोलैलिटी कहलाता है। ठीक है, तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो डेफिनेशन अगर आए तो आप केवल अगर इतना लिख के आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन रहता है डेफिनेशन में, तो आपके दो चीज़ें तैयार होती है। एक फार्मूला डेवलप कर ले रहे हैं आप, जिससे कि आप न्यूमेरिकल भी लगा पाएंगे और डेफिनेशन भी आपकी कवर हो जा रही है। तो इसी को आप लैंग्वेज में लिखें या फिर ऐसा ही लिख दें, ठीक है, अच्छा रहेगा। इसके बाद अब इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन देना है जो इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है कि ये एक टर्म, चूँकि एनसीईआरटी से आप जुड़े हैं तो कुछ आप है ना टर्म्स को जाने रहे हैं, एब्रीविएशंस को जाने रहे हैं, जिससे कि चैप्टर में वो आगे अगर आए तो हम ये समझ पाएँ कि ये क्या है। तो मोलैलिटी का फार्मूला ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, तीनों के फार्मूले कम से कम डेफिनेशन जब आए तो वो हम यही लिखे काम चला लें, चला नहीं लें, यही है डेफिनेशन। अगर आप समझें इसी को लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करें तो मोलैरिटी कैपिटल M, जिसमें आएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप देख रहे हो कि यहाँ से एक डिफरेंस भी जनरेट हो रहा है और आप डिफरेंस भी बता सकते हैं किसके बीच में, मोलैलिटी और मोलैरिटी के। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो जब आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखते हैं कि वो 1 लीटर है, उसमें कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वो आपको मोलैरिटी बता रहा होता है सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे जैसे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, 3m NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और यहीं पे 3 कैपिटल M NaCl एक्वस सॉल्यूशन। दोनों का मीन समझ लीजिए तो अपने आप आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी का है ना एक कंसेप्ट घुसने लगेगा कि क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अगर 3m लिखा हुआ है मीन्स 3 moles of NaCl is dissolved in 1 kg of solvent। 3 moles of solute कौन है यहाँ पे, NaCl डिजॉल्व है 1 kg ऑफ वाटर में, यानी सॉल्वेंट यानी एक्वस है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3m लिखा हुआ है इसका मतलब 3 मोल्स ही है NaCl के, लेकिन वॉल्यूम जो है इस बार सोल्यूशन का वो 1 लीटर है। तो जब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जितने मोल्स डिजॉल्व हों सॉल्यूट के, वो उसकी मोलैरिटी है। और जब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, जितने मोल्स डिजॉल्व हैं सॉल्यूट के, वो उसकी मोलैलिटी है। तो इस लिटी की बात करें तो वहाँ फोकस करना है सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, और जब रिटी की बात करें मोलैरिटी की तो वहाँ लीटर्स में आपको ध्यान देना है किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। करें मोल फ्रैक्शन की, तो एक सॉल्यूशन एज अ होल अगर आपका मोल फ्रैक्शन अगर आए, ठीक है, तो उसका टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, यानी किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। अब अगर सॉल्यूट का फ्रैक्शन पूछा जाए या सॉल्वेंट का, तो आप एक का निकाल के दूसरे का 1 से माइनस करेंगे, ये बात दिमाग में रहे, आगे हम बता ही रहे हैं। दूसरा, किसी एक कंपोनेंट का अगर निकालना हो तो आप जान रहे हो कि सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट हम ले रहे हैं, यानी हम बाइनरी मिक्सचर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एनी कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सॉल्यूट भी रख सकते हैं और सॉल्वेंट में। माना कि आप यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही जाएंगे, यानी मोल्स ऑफ कंपोनेंट। अब उस कंपोनेंट में आपने क्या चूज़ किया है, सॉल्यूट, तो यहाँ पे आपने सॉल्यूट का मास नहीं रखा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप क्या रख रहे हो, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे, फिर आपको पता है कि बाइनरी मिक्सचर में 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो आप दोनों के मोल्स निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, यूनिटलेस क्वांटिटी है आपकी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि रेशो निकल के आएगा दोनों मोल्स का। ठीक है, अब अगर एक का आपने निकाल लिया तो दूसरे के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, वो होता है 1, ठीक, टोटल।
तो आप अगर मोल फ्रैक्शन निकालोगे सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का अगर आप निकालते हो तो वो कितना होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपके पास आ गया है कि किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से किसी को अगर आपने डिवाइड करके निकाल लिया है तो अगले वाले को डिवाइड नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे आप 1 से माइनस कर दीजिए तो दूसरे कंपोनेंट का निकल आता है। तो एक कंपोनेंट का माना कि सॉल्यूट का आपने निकाल लिया है तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए 1 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। और एक को कैसे निकालते हैं, यानी पहले वाले को कैसे निकालते हैं, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसी के मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स से, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल को आप इजीली और जल्दी अगर करना चाहें तो कुछ एब्रीविएशंस, कुछ सिंबल्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए वो टाइम है ना कंज्यूमिंग रहेगा। अगर पूरे वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे इन टर्म्स को अगर आप देखिए पूरे वर्ड्स में लिखेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप कम समय में और जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ सिंबल्स दिए जा रहे हैं जो इस चैप्टर में लगातार यूज़ होंगे, तो क्यों ना शुरुआत से ही हम सीख लें, ठीक है। तो आपका पहला कन्वेंशन आपको क्या फॉलो करना है कि हमने लार्ज क्वांटिटी किसकी मानी है सॉल्यूशन में। अगर हम बाइनरी मिक्सचर और डाइल्यूट सॉल्यूशंस डील करने वाले हैं तो में लार्ज क्वांटिटी में है सॉल्वेंट, तो उसे आपने फर्स्ट कंपोनेंट एज्यूम कर लिया और सेकंड कंपोनेंट किसे मान लिया आपने सॉल्यूट में, ठीक है। तो उनसे जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं वो सारी आपके सामने हैं कि अगर W आपको लिखा हुआ है तो W वेट और मास दोनों को रिप्रेजेंट करेगा केमिस्ट्री में। फिजिक्स जैसा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, वो ग्राम में ही रिप्रेजेंट रहेगा, यानी पूरे चैप्टर में अगर सॉल्यूट का मास आपको लेना है तो हमेशा ग्राम में ही लेना है। तो ये ग्राम में मास जो आएगा तो अगर मिलीग्राम में गिवन है या किलोग्राम में तो उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ग्राम में, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो जहाँ नीड होगी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे मोलैलिटी निकालते समय, ठीक है। और बाकी जहाँ मोल्स निकालने होंगे तो इसे हम काहे में रहने देंगे, ग्राम में ही। तो यहाँ पे 1 आपका जो लोअर सबस्क्रिप्ट लगा है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ 2 लगा हुआ है उसका मतलब वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर W2 है तो मास ऑफ सॉल्यूट, फिर ये कैपिटल M अगर इंडिविजुअल अकेले आता है, कोई आपके सब्सक्रिप्ट के साथ नहीं आता तो इसका मतलब वो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, और स्मॉल m आता है तो मोलैलिटी है। वॉल्यूम आपको गिवन हो तो उसका सिंबल आप यूज़ करते रहें कैपिटल V। डेंसिटी के लिए आप स्मॉल d कैपिटल D कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोलर मास कैपिटल M में ही है, लेकिन उसके साथ आपको क्या जुड़े मिलेंगे, सब्सक्रिप्ट M2 है तो मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो अगर आपको सब्सक्रिप्ट समझ में आ गया होगा, जहाँ जहाँ 2 है वो सॉल्यूट है और जहाँ 1 लगा हुआ है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इतनी टर्म्स आएंगे, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखे रहिएगा, जिससे न्यूमेरिकल्स में आपको समय कम लगे। गिवन जल्दी से लिखा, पूरी लैंग्वेज में वर्ड्स में लिखते हुए नहीं बैठे हम, ठीक है। सिंपल से फार्मूले मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के अगर हम समझ लें, जैसे अगर हमारे पास मोलरिटी है तो आपने वर्ड्स में देख लिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन है ना मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसे अगर हम इस तरह से लिखें कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर लें N2 से अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सिंपल आपने एक फार्मूले में बना लिया। अब इन्हीं को और फर्दर जाना हो आपको, तो जैसे अगर मोल्स निकालने हैं तो हमने क्लास 11 से ही सीखा, क्लास 9 में भी सीखा कि अगर किसी के मोल्स निकालने हैं तो यहाँ पे किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट का ही मास आप यानी गिवन मास जो ग्राम में होगा उसे डिवाइड कर दीजिए उसके मोलर मास से, तो आपको जो ये मिलेंगे वो मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसे आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो अगर ये फ्रैक्शन अपन ने यहाँ पे N2 को रिप्लेस किया तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाई W1। जनरली ये जो मास सॉल्वेंट का होता है वो ग्राम में रहता है, तो आप फिर या 1000 डिवाइड करिए या आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो मोलैलिटी किसी भी सोल्यूशन की निकालनी हो, है ना, इनमें वैल्यूज डायरेक्ट पुट करिए, सॉल्व करके निकाल दीजिए। ऐसे ही अगर मैं जाऊँ मोलैरिटी में, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
तो अगर ये लीटर्स में है तब तो दिक्कत नहीं है आपको। अगर ये मिलीलीटर में गिवन है वॉल्यूम, जैसे लिखा हुआ है कि आपका 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन, अब वहाँ पे फिर ml आया तो फिर आप क्या करेंगे, इस मोल्स को आप है ना रिप्लेस कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। वॉल्यूम आपका अगर मिलीलीटर में गिवन है तो उसे आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो 1000 से डिवाइड करिए या ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपकी मिल गई क्या, मोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था मैं किन सिंबल से, x2 और x1 से। तो 2 सबस्क्रिप्ट है तो इसका मतलब ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। और x1 अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जब भी आप जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं उसी के मोल्स ऊपर रखिए और नीचे टोटल मोल्स। तो जैसे अगर x1 निकालना चाह रहे हैं तो फिर n1 ऊपर आएगा आपका न्यूमरेटर में और n1 प्लस n2 डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे n1 और n2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बाइनरी मिक्सचर में 2 ही कंपोनेंट है, दोनों के मोल्स को आप सम कर रहे हो तो इसका मतलब टोटल मोल्स में हो। यहाँ भी टोटल मोल्स में हो, लेकिन जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उसी के मोल्स को डिवाइड कर दे रहे हो। तो यहाँ पे अगर एक का आप निकाल चुके हो तो दूसरे का निकालने के लिए और आसान तरीका, 1 से आप माइनस कर दीजिए दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन। तो ये आपके रहे चैप्टर में यूज़ होने वाले फार्मूले। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इस मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शंस के। हमारे एनसीईआरटी में कई इंटेक्स और एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आप क्वेश्चंस राइज करिए, हम आपको क्वेश्चंस बताते रहेंगे। अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करें हम लोग। तो क्वेश्चंस मोलैरिटी से रिलेटेड, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में मोलल वर्ड आए, स्मॉल m लिखा रहे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, यानी मैग्नीट्यूड हो, साथ में उसकी यूनिट क्या लिखी हो, स्मॉल m, मोलल, मोल पर केजी, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है किताब में यानी क्वेश्चन में, तो यानी आपको मोलैरिटी दी गई है। तो मोलैरिटी के सवालों में तो पहले ये टर्म आएगी तो आप पहचान लोगे, ठीक है, कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। आपको किसी नंबर के साथ, ठीक है, क्या लिखा हो, स्मॉल m, उसके अलावा मोलल या फिर मोल पर केजी। अगर ऐसा कुछ भी है तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि न्यूमेरिकल डिजिट के साथ, जैसे मान लिया 3, 4, 2.5 ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, तो ये सब किसके रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी हैं, मोलैरिटी के लिए। एक क्वेश्चन हमने समझने की कोशिश की कि जैसा लिखा हुआ है, कैलकुलेट मोलैरिटी of solution in which 2.5 gram of एथेनोइक एसिड, एस्टिक एसिड आप जानते हैं जिसका फार्मूला, इन 75 ग्राम ऑफ वाटर। तो एस्टिक एसिड पानी में भी घुल जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी घुल जाता है। तो उस हिसाब से अगर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमें ये समझ में आ गया सर ये सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है, दोनों की क्वांटिटी मुझे गिवन है किसमें, ग्राम्स में, तो यानी यहाँ पे फोकस अगर अपन दोनों जगहों पे कर तो हमें यहाँ पे मास मिल जा रहा है सॉल्यूट का और ये मिल जा रहा है किसका, सॉल्वेंट का। तो हमने आपसे कहा कि अगर आप सिंबल्स का यूज़ करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे अपन ने पहली फुर्सत में फर्स्ट क्या लिख दिया कि वाटर है हमारा कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट, और सेकंड क्या लिख दिया अपन ने, एस्टिक एसिड। अब उसके बाद आप टर्म्स को यूज़ करना चालू कर दीजिए। तो गिवन में है सर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 2.5 ग्राम, ठीक। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 75 ग्राम, ठीक। अब मोलर मास जो होता है कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है, पेपर में दिया रहता है, लेकिन हर बार दिया रहे ऐसा ज़रूरी नहीं, तो आप मोलर मास निकालना जानें। आपको इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस याद भी रहते हैं और कई बार गिवन होते हैं। जैसे कार्बन का 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का, फिर दूसरे ऑक्सीजन का भी 16 प्लस 1, आप इन सब को ऐड किए तो आ गया 60। 60 आने के बाद मोलर मास की यूनिट आप
यहाँ फोकस करिएगा, ग्राम पर मोल लिखेंगे। तो यहाँ मोलर मास की यूनिट आ गई। उसके बाद मास की यूनिट में आपको मैंने कहा ग्राम लिखिए। उसके बाद आपको इन तीनों टर्म्स के अलावा क्या चाहिए? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप मोलरिटी के फार्मूले को क्या पढ़े? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट W1। अभी ये अब्रीवेशंस और आपने सिंबल्स देखे हैं। अब यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में गिवन है अगर हमको, जैसे इस क्वेश्चन में, तो आप ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इसको डिवाइड करो या ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक ही है। तो ये अगर आप इससे भी आसान करना चाहें तो मोल्स को तोड़ लीजिए कि हम मोल्स के फार्मूले से अगर वाकिफ़ हों, पिछले साल से हम पढ़ रहे हैं कि मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, यानी जिसका भी मोल्स निकालना है उसके अगर आपको मास में मिले हैं और मोलर मास पता है तो आप उन दोनों को डिवाइड करिए तो क्या मिल जाएगा? मोल्स। इस मोल्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्यों आप एक बार निकालें फिर डिवाइड करें? और छोटा फार्मूला कर लेते हैं। यहाँ पे आप N2 को रिप्लेस कर दीजिए इस रेशो से, तो डायरेक्ट एक फार्मूला मिलेगा आपको और इसी को आप यूज़ करते रहिए, क्योंकि चैप्टर में जैसे ही आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाएंगे बार बार यही मिलेगा। तो मोलैलिटी का फार्मूला फाइनली आपको आसान सा ये मिलेगा। यहाँ पे ये मोलैलिटी है सोल्यूशन की, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो आपने अभी लिख लिया है। अब यहाँ पे सभी की वैल्यूज पुट कर लीजिए आप। मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया गया है? 2.5 ग्राम। उसके बाद मोलर मास जो आपका सॉल्यूट का है वो अभी आपने निकाला था कितना? 60। उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75 ग्राम। और ऊपर 1000 लेना है कि नहीं लेना है वो डिपेंड करेगा इसका मास ग्राम में है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको काहे में दिया गया है? ग्राम में। अगर यहीं पे किलोग्राम में होता तो फिर आपको 1000 की नीड नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अभी चूंकि ये ग्राम में है इसलिए 1000 आप मल्टीप्लाई करिए। तो इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे ये आपने 0 हटा दिए, ठीक है, यहाँ क्या आ गया आपका 10/18, ठीक। अब यहाँ पे यूनिट फोकस करिए। यहाँ पे यूनिट क्या लिखी हुई है? मोल। और मोल के बाद आप क्या लिख देंगे? मोल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ से मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी फाइंड आउट हुई? 0.55 मोल पर केजी। अब एक मोलैलिटी का हम क्वेश्चन लगाते हैं कि अगर मोलैलिटी हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला, जैसे लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम NaOH in 450 ml water. Calculate molarity of solution. मोलैरिटी, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी अगर आपको निकालनी होगी तो उसमें वॉल्यूम कई बार गिवन नहीं भी होता है, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे जिनमें हमें डेंसिटी दी जाएगी। तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन से हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम की मदद से फिर हम मोलैरिटी पे आएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो हमें जो रिक्वायर्ड इनिशियली वही हमारे पास है। कैसे? मोलैरिटी के अभी फार्मूले में आपने क्या देखा? हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अगर वो लीटर्स में नहीं है तो हम लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो अगर यहाँ पे देखें गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन क्वांटिटीज़ में आपको दिखाई दे रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे NaOH हमारा सॉल्यूट है, सेकंड कंपोनेंट, और ये 5 ग्राम उसका मास। तो अगर आप यहाँ पे लिख दें कि सर सेकंड कंपोनेंट हम एज्यूम कर रहे हैं NaOH और फर्स्ट कंपोनेंट हम यहाँ पे वाटर। अब उस हिसाब से मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया गया है 5 ग्राम और जो कंपोनेंट आपका सेकेंड वो फर्स्ट है यानी वाटर, उसके मास से कोई रिलेशन नहीं क्योंकि उसका मास हमको नहीं चाहिए यहाँ पे इस फार्मूले में। वॉल्यूम हमारे पास जो सोल्यूशन का है वो कितना हो गया? 450 ml।
ठीक। उसके बाद मोलर मास बिना निकाले तो ना मोल एलजी निकलेगी, ना मोलैरिटी निकलेगी, ना मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे अभी हमारे पास सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया? 23, ऑक्सीजन का 16 और 1 हो गया किसका? हाइड्रोजन का। इसका सम किए हम तो 40। अब यूनिट फिर ध्यान दीजिएगा, ग्राम पर मोल। ये किसकी यूनिट हो गई? ये यूनिट हो गई किसकी? मोलर मास की। अब आपके पास ये तीनों क्वांटिटीज़ हैं, इन्हें आप इस फार्मूले में रख लीजिए। तो अगर W2 आपने रखा तो कितना है? 5 ग्राम, और 1000 इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया सर, जिससे कि वॉल्यूम मिलीलीटर्स में से लीटर्स में कन्वर्ट हो सके। मोलर मास कितना हो गया? 40, और वॉल्यूम कितना है? 450। तो ये आपके 0 निकल लिए, ठीक है। उसके बाद तो 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25, 90 है ना। 5 से ये भी डिवाइड हो सकता है। अब फर्दर अगर आप मोलैरिटी फाइंड ही कर रहे हैं तक इसे राउंड अप कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 0.28 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे यूनिट पे फोकस करिए, जो मोलैलिटी का सवाल था वहाँ पे मोल पर केजी था, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मोलैलिटी थी। यहाँ पे मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ मोल पर लीटर मोलैरिटी में, और मोल पर केजी मोलैलिटी में। स्मॉल m मोल पर केजी, कैपिटल M मोल पर लीटर। तो आइए आप एग्जांपल समझते हैं किसके? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन में एक डिफरेंस बड़ा सा आपको याद रखना है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करते समय हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के बाद मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात नहीं करनी है। लेकिन मोल फ्रैक्शन में जैसे ही आप सॉल्यूट के मोल्स निकालोगे, साथ ही साथ आप किसके मोल्स निकाल लीजिए? सॉल्वेंट के भी। तो ये पहली और बहुत ज़रूरी बात याद रखिएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों ही फाइंड आउट करने हैं आपको जब आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होते हो। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 ग्राम ऑफ NaOH in 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ each component of solution। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पहचान पा रहे हैं आसानी से। हमारे पास सॉल्यूट कौन सा है? NaOH, और उसका मास कितना दिया है? 10 ग्राम। 90 ग्राम किसका? सॉल्वेंट का मास, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो आप सबसे पहली फुर्सत में गिवन लिखते समय है ना, पहले ये जंक्शन बता दें सर, सेकंड कंपोनेंट हमारा NaOH है और फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है हमारा? वाटर। अब इनके गिवन मास को देख लीजिए, तो W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है 10 ग्राम, ठीक, और W1 कितना हमारे पास? 90 ग्राम। उसके बाद मोलर मास की बात करें, बिना मोलर मास दोनों के मोल्स नहीं निकलेंगे, तो मोलर मास सॉल्यूट का अगर हम बात करें तो 23 हो गया सोडियम का, प्लस 16 प्लस 1 हो गया हाइड्रोजन का, 40 ग्राम पर मोल आ गया आपने मोलर मास सॉल्यूट का। और वाटर की बात करें अगर उसका मोलर मास, तो आप जान रहे हो 1 इंटू 2, वाटर का फार्मूला आपके सामने है, 1 इंटू 2 प्लस 16, ये हो गया 18 ग्राम पर मोल। जैसे ही मास और मोलर मास मिल जाए, आप सबसे पहले किसको निकालने के लिए जाएंगे? मोल्स को निकालने। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 10/40 0.25 मोल आ चुके हैं किसके? सॉल्यूट के। उसके बाद आप सॉल्वेंट में चले जाएं तो सॉल्वेंट यानी N1 इज इक्वल टू W1/M1। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको 90 ग्राम दिया है और 18 आपने अभी उसका क्या निकाला है? मोलर मास। तो यहाँ निकल के आया 5 मोल। यहाँ से जैसे ही आप क्या पा लेते हैं, सॉल्यूट और
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स। तो आप किसी एक के मोल फ्रैक्शन के पीछे आइए। जनरली आप सॉल्यूट से ही स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन पता करना हो तो आप इन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। N2 की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 0.25 मोल्स अपॉन टोटल मोल्स करने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 0.25 प्लस 5 मोल्स। तो यहाँ आपका X2 जो निकल के आएगा, तो यहाँ पे आप 0.25 अपॉन 5.25, उसके बाद X2 इज इक्वल टू यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूट का अगर पा चुके हैं तो सॉल्वेंट के मास के लिए, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, 1 से माइनस कर देना है इस वैल्यू को। तो अगर आपको आंसर फाइनल, अच्छा हाँ एक चीज़ और ये कि मोल फ्रैक्शन अगर किसी का भी आए आप यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहे सॉल्वेंट के मोल्स, ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और ये रहा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल लगाने को आप सबसे पहले अजम्पशन में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो उन्हें अज्यूम कर लीजिएगा। फिर उसके बाद गिवन क्वांटिटीज फार्मूले पुट करके आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है।